हेलो स्टूडेंट्स, तपन स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज हम जीएसटी में नया टॉपिक ले रहे हैं, कर बीजक, टैक्स इनवॉइस। बीजक भी कहते हैं इसी को आपूर्ति का बिल भी कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, जब हम निवेश पर जमा की बात कर रहे थे, तो जो रिसिपिएंट ऑफ इनपुट होता है उसको सप्लायर ऑफ इनपुट एक बिल या बीजक प्रोवाइड करता है, ताकि कि ये पता चलता है कि जो रिसिपिएंट ऑफ इनपुट है उसने कितना जीएसटी चुका दिया है, ताकि वो आगे आईटीसी का लाभ ले पाए, निवेश पर जमा की छूट ले पाए। तो टैक्स इनवॉइस एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है आईटीसी लेने के लिए भी। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे महत्वपूर्ण रोल इसका है, वो ये है कि जो टाइम ऑफ सप्लाई है, जो हमने पहले वाले वीडियोस में देखा है, पहले टाइम ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई निर्धारण किया जाएगा तो कर निर्धारण वर्ष या उस असेसमेंट ईयर उसका तय होगा, और तब उसके ऊपर निर्धारित दर उस वर्ष में जो एप्लीकेबल रेट है वो लगाई जा सकेगी। इसका मतलब इनवॉइस बहुत एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो उसके बारे में अपन आज कुछ विशेष बातें जानने की कोशिश करेंगे, और साथ में हम देखेंगे सेक्शन 31 में क्या कहा गया है गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए, कि कब लास्ट डेट होगी, कब सप्लायर ऑफ इनपुट को इनवॉइस काट लेना चाहिए, इनवॉइस जारी कर देना चाहिए, वो भी हम आज देखेंगे। वही अपना महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। उससे पहले हम ये जान लें कि कर बीजक का वास्तव में अर्थ ही क्या है। तो चाहे करयोग्य माल हो, डेफिनेशन पढ़ी हमने शुरू में, करयोग्य माल हो, चाहे वो करयोग्य सेवा हो, आपूर्ति करते समय या आपूर्ति से पहले, है ना, सप्लाई करते समय या सप्लाई से पहले या सप्लाई के बाद, निर्धारित समय में, जो कि सेक्शन 31 तय करेगा कि निर्धारित समय क्या है। निर्धारित समय में जारी किए जाने वाला जो बीजक है, जो बिल है, वही इनवॉइस है, वही टैक्स इनवॉइस है, उसी को हम आपूर्ति का बिल कहते हैं। तो ये तो था कर बीजक क्या है। तो चाहे बीजक कह लो, चाहे कर बीजक कह लो, चाहे आपूर्ति का बिल कह लो, एक ही बात है। कर बीजक, इसके आगे और भी होते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट नोट भी होता है, ई वे बिल भी होता है। अब फिलहाल अपन कर बीजक की बात कर रहे हैं। इसकी आवश्यकता क्या है? तो ये एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, क्योंकि जब रिसिपिएंट ऑफ इनपुट है उसको छूट लेनी है, तो ऐसी स्थिति में ये साक्ष्य की तरह उसके द्वारा अपलोड किया जाना है। इसके आधार पर प्राप्तिकर्ता को आईटीसी का अधिकार मिलता है कि अगर ये है तो आईटीसी निवेश कर जमा की छूट मिल सकती है। ऐसे ही तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, वो आपूर्ति का समय का निर्धारण इससे हो जाता है ना। आपूर्ति का समय जिसके आधार पर जीएसटी उद्ग्रहित होता है, वो समय इस कर बीजक के द्वारा निर्धारित होता है। बीजक की तारीख होती है या भुगतान प्राप्ति की उस पर तारीख मेंशन होती है, और उसी के आधार पर यह तय होता है। इसके आगे है नियम 46, जो कर बीजक बन रहा है उसके संबंध के कुछ नियम 46 में दे रखे हैं, जो ये बताते हैं कि जो कर बीजक है, टैक्स इनवॉइस है, इनमें ये मैंडेटरी रूप से, आवश्यक रूप से ये बातें उसमें उल्लेखित कर दी जाए। बहुत सारी बातें हैं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, करीब मैं कोशिश करूंगा सारी ही चीजें बोल दूं, पर कुछ और भी हो सकती है, तो इसको बुक से आप रेफर कर लीजिएगा, इसको नियम 46 को। आपूर्तिकर्ता का, यानी कि सप्लायर ऑफ इनपुट का, उसमें नाम, पता, GSTIN नंबर होता है, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जीएसटी का, सप्लायर का, वो उसमें उल्लेखित होना चाहिए। 14 अक्षरों का, है ना, 14 डिजिट होते हैं उसमें, 14 ऐसे 14 अक्षरों का जो संख्यांक है, प्रत्येक प्रीवाई के लिए ये अलग अलग होता है, तो वो उसमें उल्लेखित होना चाहिए। बीजक जारी करने की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजक जारी करने की तारीख उसके अंदर उल्लेखित होनी चाहिए। प्राप्तिकर्ता का, जो रिसिपिएंट ऑफ इनपुट है ना, आपूर्ति का जो प्राप्तिकर्ता है, जो अल्टीमेटली वापस आउटपुट के रूप में टैक्स में से सेट ऑफ लेगा इस इनपुट टैक्स का, तो उस प्राप्तिकर्ता का नाम, पता, उसका GSTIN नंबर होना चाहिए। ऐसे ही जो अगर वो अपंजीकृत प्राप्तिकर्ता है
और 50,000 रुपए से अधिक करियों की आपूर्ति उसको की जा रही है तो उसका नाम, पता, वो राज्य जहां पे कि ये माल पहुंचाया जा रहा है उस राज्य का कोड उसमें उल्लिखित होना चाहिए। ऐसे ही माल सेवा का, माल है या सेवा है जो भी है उसका विवरण होना चाहिए, उसकी मात्रा होना चाहिए, उसका यूनिक कोड होना चाहिए, उसका कुल मूल्य होना चाहिए, उसमें जो कर की राशि पृथक पृथक दर्शाई हुई होनी चाहिए, सीजीएसटी की कितनी है, एसजीएसटी की कितनी है उसमें उल्लिखित होनी चाहिए। फिर उसमें यह भी उल्लिखित होना चाहिए कि क्या ये रेगुलर बेसिस पे टैक्स इनवॉइस है या विपरीत प्रभार के आधार पर कर देय हो रहा है। जो भी दोनों में से जो भी बात है उसमें उल्लिखित होनी चाहिए। विपरीत कर प्रभार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत है तो वो स्पष्ट है, उसमें उल्लिखित होना चाहिए। ऐसे ही आपूर्तिकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि जो भी है उसका सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर उसमें होना चाहिए उस बिल के अंदर। तो ये कुछ व्यवस्थाएं हैं जो नियम 46 में दी गई है कि जो भी इनवॉइस काटा जाएगा, जारी किया जाएगा, जो सप्लायर ऑफ इनपुट है उसके द्वारा, आपूर्तिकर्ता जो है इनपुट का, आवक का जो सप्लायर है उसके द्वारा, उसमें ये बातें तो मैंडेटरी रूप से होनी ही चाहिए। इसके बाद आप टॉपिक देख रहे हैं, आपूर्तिकर्ता कुछ ऐसे भी हैं जो कर बीजक के स्थान पर अन्य दस्तावेज जारी कर सकते हैं। उनको हर ट्रांजैक्शन के लिए कर बीजक जारी करना आवश्यक नहीं है। जैसे कि बैंक है, बैंकिंग संस्थाएं हैं, बीमक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि इनके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, इवन एक घंटे में ही बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। तो हर प्राप्तिकर्ता का नाम, पता वगैरह वगैरह देना मुश्किल होता है, तो इनको ये परमिशन मिली है कि वो अन्य दस्तावेज जारी कर दें और एकीकृत रूप से एक दस्तावेज जारी कर दें जिसमें प्राप्तिकर्ता का पता, सीरियल नंबर होना आवश्यक नहीं है, परंतु स्वीकृत वो जो एकीकृत एक दस्तावेज उसने जारी किया है उसी को स्वीकृत बीजक मान लिया जाता है। ऐसे जो पैसेंजर परिवहन सेवा है ना, पैसेंजर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, वो जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो उनको भी ये छूट दी गई है कि वो हर एक के लिए कर बीजक जारी नहीं करें, एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट या दस्तावेज जारी कर दें, परंतु उसमें टिकट जो दिए जाते हैं उसको लगाना उसमें अनिवार्य हो जाता है। ऐसे ही इसी पॉइंट में हम दे रहे हैं, बीजक के स्थान पर अन्य दस्तावेज जारी करने वाले कौन है, तो सड़क परिवहन से अगर माल का, गुड्स का परिवहन किया जा रहा है सड़क के रास्ते से, सड़क मार्ग से, तो ऐसी स्थिति में उनको भी ये छूट दी गई है कि वो हर ट्रांजैक्शन के लिए कर बीजक ना जारी करें, परंतु उनको लिए और दूसरे जो दस्तावेज जारी करेंगे उसमें ये और बातें जो नियम 46 में उल्लिखित है उनके साथ साथ ये बातें उसको बतानी पड़ेगी कि उसका भार कितना है, ग्रॉस वेट कितना है, जो प्रेषक और प्रेषण के उसमें जो नाम है, कंसाइनर और कंसाइनी के जो नाम है उसमें लिखें, जो टैक्स के लिए लाइबल टू पे टैक्स है उसका जीएसटीआईएन नंबर उसमें होना चाहिए, उसमें माल का विवरण उसमें वो लिखें, मालवाहक जो वाहन है, मालवाहक जो गाड़ी है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो उसमें लिखें, साथ के साथ नियम 46 में जो मैंडेटरी बातें हैं उनको लिखने के साथ में। तो ये कुछ विशेष बातें थी कि आपूर्तिकर्ता कर बीजक के स्थान पर कुछ बातें दर्शाते हुए एक मुश्त एक बीजक, कंसोलिडेटेड बीजक प्रत्येक माह में वो जारी कर सकते हैं। अब अपन आते हैं इस महत्वपूर्ण बात पर कि जो कर बीजक है उसको जारी करने की लास्ट डेट कैसे निर्धारित होगी, कैसे तय की जाएगी, क्योंकि उस डेट के आधार पर ही आगे टाइम ऑफ सेल, आपूर्ति का समय, टाइम ऑफ सप्लाई तय होने वाला है ना। तो इसके लिए जो है धारा वो है धारा 31 और धारा 31 की जो सब सेक्शन 1, 4 और 7 है वो है गुड्स के संदर्भ में, और जो सब सेक्शन 2, 5 और 6 है वो है सर्विसेज के संदर्भ में। यहाँ पे आप सब सेक्शन 3 मिसिंग पा रहे होंगे, तो सब सेक्शन जो 3 है वो अलग से देखेंगे अपन, जिसमें 31(3) ए से लेके
जी तक के कुछ प्रावधान उसमें बताए गए हैं, विशेष अलग तरीके के प्रावधान है, वो इनसे संबंधित नहीं है, तो उसको हम अलग से देखेंगे, अलग से उसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल अपन देखते हैं कि लास्ट डेट कैसे डिसाइड की जाती है, उसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो अपना टॉपिक अब चल रहा है कौन सा, ये वाला, अंतिम तिथि, लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस, है ना, गुड्स के केस में भी और सर्विसेज के केस में भी। सेक्शन 31 अपन बात अभी फिलहाल किसकी कर रहे हैं, गुड्स की। तो सब सेक्शन कौन सी हो गई, पहले अपन सब सेक्शन ले रहे हैं, जो सबसे पहली सब सेक्शन है वो है सब सेक्शन 1, 31(1), मैं इसको पूरा लिख देता हूं, चलिए 31(1) सब सेक्शन इस तरीके से। ये किस संदर्भ में है, अपन गुड्स के संदर्भ की बात कर रहे हैं फिलहाल, फिर थोड़ी देर बाद में अपन सर्विसेज को भी पैरेलल ले लेंगे कि जो सामान्य स्थिति है और उसमें दो बातें अपन ले रहे हैं कि गुड्स का रिमूवल, यानी कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आपने गुड्स को रवाना किया तो उसको अपन बोलते हैं रिमूवल ऑफ गुड्स। तो अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री से जिस डेट पे गुड्स को रवाना कर दिया गया है, किसको, कस्टमर को या ग्राहक को, तो वो जो डेट है वो रिमूवल डेट हो गई। अगर रिमूवल हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वो रिमूवल डेट हो गई। तो रिमूवल डेट अपने को मालूम होनी चाहिए। और दूसरी जो डेट है, डेट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी टू द कस्टमर। तो रिमूवल डेट और डेट ऑफ डिलीवरी, जो इनमें से पहले हो जाए, जो इनमें से पहले हो जाए वही डेट ऑफ इनवॉइस हो जाएगी जब माल का गमन हो रहा हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो मूवमेंट हो रहा हो, तो यहाँ पर रिमूवल की डेट या डिलीवरी की डेट जो दोनों में से पहले हो जाए उसको हम इनवॉइस की लास्ट डेट कहेंगे कि इस तारीख से पहले पहले तक उसको इनवॉइस जारी कर देना चाहिए। जो फैक्ट्री है, जो सप्लायर ऑफ इनपुट है, उसको इनवॉइस जारी कर देना चाहिए। और अगर गमन संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो डिलीवरी की जो डेट है वो ही डेट हो जाएगी लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस। तो ये दो बातें इसके संदर्भ में अपने को ध्यान में रखनी है। जब प्राप्तिकर्ता को माल उपलब्ध करा रहा हो वही डेट हो जाएगी इनवॉइस की, और अगर माल का गमन हो रहा है तो रिमूवल की डेट और डेट ऑफ डिलीवरी जो दोनों में से पहले हो जाए वो लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस हो जाएगा। तो सामान्य स्थिति में इसको मैं वापस से बोलूं तो रिमूवल और डिलीवरी डेट। ग्राहक को जब आपने माल उपलब्ध कराया उसकी तारीख, और जब आपने फैक्ट्री से माल को रवाना किया वो तारीख, जो दोनों में से पहले हो वो अंतिम तिथि है बीजक जारी करने की, कर बीजक जारी करने की। किसके द्वारा, सप्लायर ऑफ इनपुट के द्वारा। यहाँ पे इस एग्जांपल जो मैंने लिया था उसमें फैक्ट्री के द्वारा। दूसरा जो सेक्शन है वो है 31(4), निरंतर पूर्ति, कंटिन्यूअस सप्लाई। अगर माल की निरंतर पूर्ति की जा रही है, जैसे कि मकान बनवाया जा रहा है, सीमेंट का सप्लायर है, सीमेंट के सप्लायर को हमने क्या कहा कि तुम हर महीने की 5 तारीख को मेरे को, 7 तारीख को मेरे को, 10 तारीख को मेरे को आप स्टेटमेंट भेज देना। मेरे को जब जरूरत होगी इस महीने में मैं आपसे माल मंगाता रहूंगा और आप स्टेटमेंट मुझे भेज देना। तो हो क्या रहा है, एक अनुबंध हो गया दोनों के बीच में कि आने वाले समय में, कुछ समय में आप नियमित रूप से मुझे पूर्ति देते रहेंगे माल की, और मैं मंगाता रहूंगा और आप मुझे माल की पूर्ति देते रहेंगे, और एक निश्चित तारीख को आप मुझे स्टेटमेंट ऑफ सप्लाई कि आपने कितना माल मुझे मेरी आवश्यकता के अनुसार मुझे पूर्ति कर दिया है ये मुझे दे देंगे। तो तारीख अनुबंध के अंदर तय हो गई।
तो ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाएगा, गुड्स की कंटिन्यूअस सप्लाई कहलाएगी। ऐसी स्थिति में कैसे तय किया जाता है गुड्स की कंटिन्यूअस सप्लाई, तो ये तय कर लिया जाता है, जैसे कि मैं ये कहता हूं कि एक तो डेट ऑफ स्टेटमेंट हो गई है ना, डेट ऑफ स्टेटमेंट कैसे तय होगी, अनुबंध से तय होगी, दोनों में जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि तुम मुझे इस तरीके से पूर्ति तय देते रहोगे और मुझे स्टेटमेंट सप्लाई करोगे। तो एक तो हो गया स्टेटमेंट की डेट हो गई, कैसे पता चलेगी ये अनुबंध से पता चल जाएगी, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनके बीच में उससे पता चल जाएगी कि स्टेटमेंट की डेट क्या है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसमें मान लेता हूं कि प्रति माह की, आने वाले महीनों में प्रति माह की जो 7th है उसको स्टेटमेंट की डेट मान लिया जाएगा, वो पूर्ति करता वो स्टेटमेंट भेजता रहेगा पाने वाले को, रिसिपिएंट ऑफ इनपुट को। अब रिसिपिएंट ऑफ इनपुट जो है उसने मान लेते हैं कि माल 15 तारीख को प्राप्त किया या उसने भेजा अब 15 अप्रैल को और 10 मई को। तो इसके लिए इनवॉइस की लास्ट डेट क्या होगी, तो माल पाया है 15 अप्रैल को, लेकिन स्टेटमेंट की डेट क्या है, वो है 7th। कौन सी वाली, अगले वाले महीने की, अप्रैल है तो यहाँ पे क्या आएगा, मई। 7th ऑफ मई लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस हो जाएगा, किसके द्वारा, जो कंटिन्यूअस सप्लाई कर रहा है उसके द्वारा, कि 7 मई तक उसको जब डेट ऑफ बीजक जारी कर देना चाहिए, 7 मई तक उसको बीजक जारी कर देना चाहिए। अपन और देख रहे हैं, अभी थोड़ा इसमें एक पार्ट बाकी है बोलना मेरा। अगर ये 10 मई है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 7th, लेकिन कौन सी है मई के बाद में, मई के बाद में आता है जून। इस तारीख को वो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट की तय हो रही है, 7 जून को वो स्टेटमेंट इसको जारी कर देना है। लेकिन एक तीसरी स्थिति में है, क्योंकि यहां पर अपन बात कर रहे हैं निरंतर पूर्ति के समय में बीजक कब जारी कर देना चाहिए। तो एक तो है स्टेटमेंट की डेट, और जो दूसरा है जिसकी तुलना करनी है स्टेटमेंट की डेट से, वो है और पेमेंट डेट। जो दोनों में से पहले हो जाए वो डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस कहलाएगी, लास्ट डेट ऑफ इशूइंग इनवॉइस कहलाएगी, पेमेंट डेट देखनी है। तो तीसरा एग्जांपल लेते हैं अपन कि जो माल पाने वाला है, रिसिपिएंट ऑफ गुड्स है, उसने मान लो 20 जून को माल के लिए उसने पेमेंट कर दिया, एडवांस चुका दिया है ना, या पेमेंट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में यहां तो पेमेंट की बात हो ही नहीं रही है, लास्ट डेट ये हो गई अपने आप ही। पेमेंट अगर आपको पता नहीं है कब हो रहा है तो, और पेमेंट कब अपन ने ले लिया है कि पेमेंट इसके बाद में हो रहा हो, तो मान लो कि 7 मई को ये डेट आ गई और पेमेंट 10 मई को कर रहा हो, तो 7 मई ही डेट ऑफ इशूइंग ऑफ इनवॉइस हो गई है ना। लेकिन यहां पर अगर डेट पहले है तो देखिए क्या है, ये तीसरी सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं ना, उन सप्लाई के बारे में नहीं कर रहे हैं। तीसरी सप्लाई, तो डेट क्या हो जाएगी, 20 जून। पेमेंट की डेट या स्टेटमेंट की डेट, जो दोनों में से पहले हो जाए। तीसरे प्रकार की जो सप्लाई की गई, इन दोनों की पेमेंट नहीं है, ये तीसरी सप्लाई की जो पेमेंट है वो अगर 20 जून को कर दी गई है रिसिपिएंट ऑफ गुड्स के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में वो डेट ही कहला जाएगी लास्ट डेट ऑफ इशूइंग ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर ऑफ इनपुट। तो यहां पर 7 जुलाई नहीं है, यहां पर 20 जून हो जाएगी। तो ये तुलना कर लेंगे निरंतर पूर्ति की स्थिति में। मैं इस एग्जांपल को हटा रहा हूं, इसको वापस ले रहा हूं यहां पे शॉर्टकट में कि